तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत सेल और विद्युत सेल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। देखिए, सेल क्या है? सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करती है। रासायनिक ऊर्जा यानी जब इसमें दो केमिकल्स या इलेक्ट्रोड और केमिकल्स के मध्य किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया या अनुक्रिया होती है तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को ये युक्ति विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। सामान्यतः अगर हम सेल की देखो, हमारे सिलेबस में सेल के से संबंधित परिभाषाएं हैं, इसलिए हम सेल के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सेल से संबंधित जो परिभाषा है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर प्रश्न आता है सेल किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, उसे हम सेल कहते हैं। विद्युत सेल जो है, इसमें दो छड़ें लगी हुई होती है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। धनावेशित इलेक्ट्रोड को हम एनोड के नाम से जानते हैं और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कैथोड के नाम से जानते हैं। ये जो छड़ें होती हैं ये सामान्यतः धातु की छड़ें लगाई जाती हैं। ये इलेक्ट्रोड जो होती है वो रासायनिक घोल जो बना हुआ है, जो विद्युत अपघटय कहलाता है या पेस्ट है, उसके अंदर डूबी हुई होती है। इसको हम विद्युत अपघटय कहते हैं। विद्युत अपघटय इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस विद्युत अपघटय का अपघटन हो जाता है और जो धनायन है और जो ऋणायन है वो अलग अलग इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो सेल की परिभाषा को पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना नहीं है। उससे जुड़ी हुई जो विभिन्न परिभाषाएं हैं वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। जब भी किसी उपकरण को हम इलेक्ट्रोडों से संयोजित करते हैं तो संयोजित करने पर पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। सेल के बाहर जो वस्तु हमने सेल से संयोजित की है उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और सेल के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका कारण विद्युत अपघटय के जो आयन है, जिन्हें हम धनायन और ऋणायन के नाम से जानते हैं, उनके कारण ये धारा प्रवाहित होती है। आवाज नहीं आ रही भाई? आवाज स्पष्ट नहीं आ रही क्या बच्चों? कम आ रही है सर। सर आ रही है कम आ सर। रही है आवाज? कम आ रही है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे रही वॉल्यूम है बढ़ा, सर। उसका कम आ रही है ज्यादा तो सर। नहीं होनी। हाँ ठीक है, आपके वहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या हो सकती है। मैं तो अब छत से तो क्या आसमान में जाके तो नहीं पढ़ा सकता, है ना? पर यहीं से पढ़ लेते हैं अपन, तो आसमान में जाके क्या पढ़े। खैर, वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। विद्युत सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो सेल है इसे हम प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा सेल है उसे हम द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको एक बार अगर आपने यूज में ले लिया तो इन्हें आप एक बार ये निरावेशित हो गए, पूरी तरह से यूज में ले लिया तो इनको वापस से आवेशित आप नहीं कर सकते, यानी एक बार डिस्चार्ज हो गए तो इनको आप वापस से चार्ज नहीं कर सकते हो। ऐसे सेल जिनको एक बार निरावेशित होने के पश्चात इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और वे सेल जिनको एक बार निरावेशित होने के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का उदाहरण अगर हम लें तो आपने देखा होगा घड़ी में लगने वाला जो सेल है शुष्क सेल, या लैग्रांज सेल जो आप लैब में काम में लेंगे, डेनियल सेल जो आप लैब में काम में लेंगे, जो अभी अब तक आपने देखा नहीं है। लेकिन शुष्क सेल आपने देखा होगा, घड़ी में लगने वाला जो सेल है या रिमोट कंट्रोल में लगने वाला जो सेल है वो एक बार जब निरावेशित हो जाता है तो उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उनसे ठीक उतनी धारा पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा आपके मोबाइल की जो बैटरी है या गाड़ी की जो बैटरी है या घर में लगी कोई और दूसरी जो बैटरी है जिसको सीसा संचायक सेल कहा जाता है, वो अगर एक बार निरावेशित हो जाता है तो उसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो टॉपिक की मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। ये हमारे सिलेबस, सेल भी हमारे सिलेबस में लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रहे हैं जो जिन पर छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल का विद्युत वाहक बल।
देखिए सेल में दो टर्मिनल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। जो धन टर्मिनल है उसे हम एनोड के नाम से जानते हैं और जो ऋण टर्मिनल है उसे हम कैथोड के नाम से जानते हैं। तो जब भी किसी सेल को आपको यूज में लेना होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों से उस युक्ति को जोड़ दिया जाता है। जिस भी युक्ति को आपको यूज में लेना है उस युक्ति को इन दोनों इलेक्ट्रोडों से हम जोड़ देते हैं। जब सेल को नहीं जोड़ा हुआ है किसी भी युक्ति के साथ में, यानी सेल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, क्या कहा मैंने, जब भी सेल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो उस समय सेल के सिरों के मध्य का जो विभवांतर होता है उसे हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। उसे हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के सिरों से जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो उस स्थिति में सेल को खुले परिपथ में कहा जाता है। खुले परिपथ का मतलब है कि परिपथ अभी खुला हुआ है, इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो जब सेल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, यानी सेल खुले परिपथ में हो, तो सेल के इलेक्ट्रोडों, एनोड और कैथोड के मध्य का जो विभवांतर होता है उसे हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो नाम में ये बल आ रहा है लेकिन एक्चुअल में बल नहीं है, ये विभवांतर है। पुराने समय में जब कुछ जानकारी उतनी नहीं थी तब इसे एक बल की तरह माना जाता था कि विभवांतर, किसी भी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा के प्रवाह होने के कारण होता है विभवांतर। यानी विभवांतर जो है वो, विभवांतर की वजह से किसी भी परिपथ में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाता है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो विभवांतर के कारण आवेश जो है वो गतिमान होते हैं और इस वजह से ये माना गया था शुरुआती तौर पर कि जो ये विभवांतर है ये इलेक्ट्रॉनों पर क्या कर रहा है, एक प्रकार का बल लगा रहा है, इसलिए इसको बल का नाम दिया गया। लेकिन जैसे 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 जानकारी बढ़ी तब पता चला कि ये बल नहीं है, तो शुरुआती तौर पर इसका नाम बल दे दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में बल नहीं है, ये एक विभवांतर है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि विद्युत वाहक बल क्या है, तो हम कहेंगे सेल जब बाह्य परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ हो या सेल से कोई युक्ति नहीं जुड़ी हुई हो, सेल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो या सेल खुले परिपथ में हो, तो सेल के सिरों के मध्य का जो विभवांतर है उसे हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि खुले परिपथ में इकाई आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक खुले परिपथ में जब सेल किसी भी सर्किट में जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भी परिपथ में जुड़ा हुआ नहीं है, सेल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तब किसी एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है होंगे, तो ये जो क्यू है, ऐसा पहला सूत्र, पहले भी एक सूत्र पढ़ा है, V बराबर W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्यू, जहां पर V क्या है, विभवांतर है। तो यहाँ पर ये जो E है जिसको हम विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का विभवांतर ही है। लेकिन हमने यहाँ पर जानबूझकर इसके लिए एक नया नाम काम में लिया है, E। क्यों काम में लिया है ये आपको पता चल जाएगा। कई किताबों में या कई जगह पर आप देखोगे इसको एक विशेष तरीके से भी बना के लिखा जाता है, इस तरीके से भी बनाया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ E भी बनाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल की हम बात करें तो चूंकि एक प्रकार का विभवांतर है तो बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, बताएं आप। जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट जिसे हम कहते हैं। वोल्ट। तो इसका जो मात्रक है या तो वोल्ट होगा या वोल्ट की जगह हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम और वोल्ट एक ही बात है। और अगर आपको याद नहीं है मात्रक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो, E बराबर W अपॉन क्यू। डब्ल्यू का मात्रक जूल और क्यू का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हमारे पास में आ गया। अब अगर हम बात करें विद्युत वाहक बल के बाद में कि किस स्थिति में जो विद्युत वाहक बल है उसको धनात्मक लिया जाएगा और किस स्थिति में विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिया जाएगा। यदि किसी परिपथ में सेल इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यदि किसी परिपथ में सेल इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि सेल के धन टर्मिनल से विद्युत धारा बाहर निकल रही है और ऋण टर्मिनल में प्रवेश होती हुई प्रतीत हो रही है, धन टर्मिनल से बाहर निकलती हुई और ऋण टर्मिनल में प्रवेश करती हुई प्रतीत हो रही है या दिखाई दे रही है या बनी हुई है,
तब ऐसी स्थिति में हम इस सेल के विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे। इस सेल के विद्युत वाहक बल को हम क्या लेंगे? धनात्मक। और अगर किसी सेल में विद्युत धारा जो ऋण टर्मिनल है उससे बाहर निकल रही है और धन टर्मिनल में प्रवेश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम विद्युत वाहक बल को क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दोनों स्थितियां संभव है? तो हम देखो एक तरीके से इसको समझेंगे। हमारे पास में मान लीजिए कि एक सेल है, ये ई है, ठीक है, और इसकी जो वोल्टता है, जो विद्युत वाहक बल है, उसका मान है मान लीजिए 20 वोल्ट सपोज। और एक दूसरा सेल है जो इससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसकी जो वोल्टता है वो है 10 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार से समझूं कि ये सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा और इसका विद्युत वाहक बल कम है, तो हमेशा ये ध्यान रखना परिपथ में विद्युत धारा हमेशा उच्च वोल्टता वाले सेल की वजह से प्रवाहित होती है। तो ये उच्च वोल्टता वाला सेल पहला सेल है, तो इसकी वजह से धारा प्रवाहित होगी। उच्च वोल्टता वाले सेल की वजह से धारा हमेशा प्लस सिरे से बाहर निकलती है। अब मान लो परिपथ में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस सिरे से बाहर निकली, ये जो बड़ा सिरा बनाया जाता है इसको हम प्लस सिरा कहते हैं, ये दूसरा माइनस सिरा, ऐसे इसमें ये माइनस ये प्लस। तो ये परिपथ में से ये धारा बाहर निकली बाहर निकली बाहर निकली, और जो माइनस सिरा है उसमें प्रवेश करेगी। यानी कि धारा की दिशा एक परिपथ में एक ही हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, एक परिपथ में एक ही हो सकती है। आप कई जगह पढ़ोगे कि जो प्लस सिरा होता है सेल का, उससे विद्युत धारा बाहर निकलती है, माइनस सिरे में प्रवेश करती है। तो अब जैसे यहाँ पर ये चित्र आप देख रहे होंगे, तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और एक ये सेल है। एक परिपथ में धारा की विद्युत धारा की दिशा एक ही हो सकती है। अब या तो विद्युत धारा की दिशा ऐसी हो जो मैंने अभी चित्र में बनाई है, या फिर विद्युत धारा की दिशा जो है वो ऐसी होनी चाहिए। दोनों में से एक ही हो सकती है, दोनों तो हो नहीं सकती। अगर मैं ऊपर वाले चित्र को देखूं तो इसमें आप देखोगे कि E1 सेल के प्लस सिरे से तो धारा बाहर निकल रही है और E2 सेल के प्लस सिरे में विद्युत धारा प्रवेश कर रही है। और अगर मैं नीचे वाले चित्र को देखूं तो E1 सेल के प्लस सिरे में विद्युत धारा प्रवेश कर रही है और E2 सेल के प्लस सिरे में विद्युत धारा बाहर निकल रही है। तो किससे बाहर निकलेगी, किसमें प्रवेश करेगी, इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसकी वोल्टता ज्यादा है। अगर पहले सेल की वोल्टता ज्यादा है तो विद्युत धारा पहले सेल के कारण बहेगी और पहले सेल के प्लस सिरे से बाहर निकलेगी और उसी दिशा में विद्युत धारा आगे बढ़ेगी। यानी कि ये वाला सही है चित्र ऊपर वाला। और अगर दूसरे सेल की विद्युत धारा ज्यादा हो, दूसरे सेल का वोल्टता यानी विद्युत वाहक बल ज्यादा हो, तो ये दूसरा चित्र सही है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले सेल में प्लस सिरे से विद्युत धारा बाहर निकल रही है, तो इसकी जो विद्युत वाहक बल है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो दूसरा सेल है उसके विद्युत वाहक बल को हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्लस सिरे में विद्युत धारा प्रवेश कर रही है। तो अगर किसी सेल के प्लस सिरे से विद्युत धारा बाहर निकल रही है, तो समझ लीजिए कि उसकी जो विद्युत वाहक बल है आपको उसको पॉजिटिव लेना है। और अगर विद्युत धारा प्लस सिरे में प्रवेश कर रही है तो ऐसी स्थिति में आपको विद्युत वाहक बल को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये चित्र में भी बनाया हुआ है, ये यहाँ पर देख सकते हो पहला चित्र है जिसमें प्लस सिरे से बाहर निकल रही विद्युत धारा और माइनस सिरे में प्रवेश कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। ये कब पॉजिटिव विद्युत वाहक बल ऐसा कब होता है? जब सेल को आप किसी परिपथ में काम में लेते हो, सेल को उपयोग में ले रहे हो, यानी कि निरावेशन की अवस्था, डिस्चार्जिंग की अवस्था, ठीक है। लेकिन जब सेल को चार्ज कर रहे हो, मान लो बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, तो उल्टा होता है, प्लस सिरे में विद्युत धारा प्रवेश करती है और माइनस सिरे से बाहर निकलती है। ऐसे में आपको इसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो ये डिस्चार्ज, ये चार्जिंग की अवस्था में, ये दो सेल यहाँ पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें आप देखोगे जो सेल E1 है उसके प्लस सिरे में प्रवेश कर रही है और जो सेल E2 है उसके प्लस सिरे से बाहर निकल रही है। तो जिसके प्लस सिरे से बाहर निकले उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक, जिसके प्लस सिरे से में प्रवेश करे उसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक। तो ये हो गया E2 माइनस E1। और अगर इसका उल्टा होता तो यूं हो जाता ये, तो हम कहते हैं भाई E1 का मान तो हमें प्लस लेना पड़ता और E2 का मान माइनस लेना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हम विद्युत वाहक बल को समझ सकते हैं। विद्युत वाहक बल जो है वो किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर और विद्युत अपघटक की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी चीज पर ही निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम देखें तो वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं और ये बहुत काम में आने वाली हैं। ये दो तीन परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे तो ही हम जो एक और टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, उसको हम समझ पाएंगे। तो सेल का आंतरिक
प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये क्या होता है? जब भी किसी सेल को बाह्य परिपथ में अपन संयोजित करते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, इसको आपने बाह्य परिपथ में संयोजित कर दिया, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सेल ये ऐसा है आपके पास में, जिसमें एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये मान लीजिए प्लस इलेक्ट्रोड, ये माइनस इलेक्ट्रोड है, इसको बाहरी परिपथ में आपने संयोजित कर दिया। ये जो यहाँ बनाया हुआ है प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मतलब क्या है? एक युक्ति, जैसे बल्ब लगा दिया आपने, या कोई इस्त्री लगा दी इसमें, या रेफ्रिजरेटर जोड़ा हुआ है, या कोई भी जोड़ा हुआ, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही होगा। तब क्या होगा कि जो सेल का बाहरी परिपथ है उसमें तो विद्युत धारा बहेगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन जो सेल के अंदर सिस्टम है उसमें विद्युत धारा बहती है विद्युत अपघटय के आयनों में विभक्त होने के कारण। जब विद्युत अपघटय जो है आयनों में विभक्त हो जाता है, ये आयनों में विभक्त हो गया, ये विद्युत अपघटय था और इसमें आयन बन चुके हैं प्लस आयन और माइनस आयन। आप सब जानते हो प्लस आयन और माइनस आयन गति करेंगे इलेक्ट्रोडों की तरफ, और जब ये इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करेंगे तो प्लस आयन रास्ते में अन्य अणुओं से, अन्य परमाणुओं से, अन्य धनात्मक आयनों से और अन्य ऋणात्मक आयनों से टकराएंगे, ठीक है, और टकराएंगे तो क्या होगा? टकराने पर इनकी गति जो है वो बाधित होगी। दूसरी बात है कि इस पदार्थ में अशुद्धि परमाणु भी हो सकता है। अशुद्धि परमाणु का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने विद्युत अपघटय जो लिया है वो मान लीजिए ए प्रकार के पदार्थ का लिया, अगर इसमें बी प्रकार के पदार्थ के कुछ अणु हैं तो वो अशुद्धि अणु कहलाएंगे। उनकी जो गति होगी, उनकी जो उन पर जो इस विद्युत धारा का प्रभाव होगा वो अलग तरह का होगा। तो उन अशुद्धियों के कारण भी हम तो ये सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब आयतन अगर हम लेते हैं इस पूरे विद्युत अपघटय का, और उसमें 5 लाख इलेक्ट्रॉन या 5 लाख धनायन उत्पन्न हो रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं? इसको शुद्ध मान रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इसमें 5% अशुद्धि मिली हुई हो, तो इसका मतलब 5% आयनों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। वो आयन जब आपस में टकराएंगे, वो आयन अन्य अणुओं से टकराएंगे, अन्य परमाणुओं से टकराएंगे, धनायन के जालकों से टकराएंगे, ऋणायनों से टकराएंगे, तो इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। ये जो अवरोध है वो सेल के अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब सेल को बाह्य परिपथ में संयोजित किया जाता है तो सेल के भीतर जो आयन होते हैं उनके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उस अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और ये अवरोध क्यों उत्पन्न होता है? विद्युत अपघटय के अणुओं और अन्य आयनों से टक्कर के कारण। और दूसरा कारण क्या है? अशुद्धि के कारण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसकी पूरी परिभाषा देना चाहे तो हम क्या कहेंगे? जब सेल को बाह्य परिपथ में, जब सेल को बाह्य परिपथ में संयोजित किया जाता है तो सेल के भीतर आयनों के मार्ग में विद्युत अपघटय के अणुओं और अन्य आयनों से टक्कर, विद्युत अपघटय, अशुद्धि व अन्य कारणों से उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है? आयनों के मार्ग में जो दूसरे अणु या दूसरे आयन आ रहे हैं उनसे टक्कर के कारण, विद्युत अपघटय में जो अशुद्धि मिली है उनके कारण, ताप के कारण, या कोई अन्य दूसरे कारण भी हो सकते हैं। इन सभी कारणों से जो भी प्रतिरोध सेल के अंदर उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब ये आंतरिक प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो इसका मतलब समझ लीजिए जो सेल है वो अच्छी क्वालिटी का सेल नहीं है, और अगर ये आंतरिक प्रतिरोध कम है तो अच्छी क्वालिटी का सेल है। एक आदर्श सेल में इस आंतरिक प्रतिरोध का मान, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, 0 होता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी सेल नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो। ठीक है, अब देखो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये जो सेल है इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की जो दूरी है, जिसको अगर हम L से व्यक्त करें तो उस पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा रास्ता किसी आयन को ट्रेवल करना पड़ेगा और उसके मार्ग में उतनी ज्यादा अवरोध उत्पन्न होंगे। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, दूसरा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रोड के जो डूबा हुआ भाग है, पूरा इलेक्ट्रोड तो इसमें विद्युत अपघटय में नहीं डूबा हुआ है, इतना ही डूबा हुआ है, तो इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर इन दोनों को हम एक साथ मिला दे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहूं तो एक स्थिरांक आएगा K। ये जो K है ये विद्युत अपघटय पदार्थ की प्रकृति, उसमें मिली हुई अशुद्धि, ताप और उसकी विद्युत अपघटय की जो सांद्रता है
उस पर निर्भर करता है। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये ए प्रकार का विद्युत अपघटय है, लेकिन कोई भी विद्युत अपघटय का जब जलीय विलयन बनाया जाता है या किसी अन्य प्रकार का विलयन बनाया जाता है तो पूरा पदार्थ तो उसमें नहीं हो सकता। अब जैसे हम बात करें दूध की, तो दूध में पूरा दूध तो है ही नहीं, वो उसमें पानी भी मिला हुआ है। तो इसी प्रकार से इस विद्युत अपघटय में दूसरी चीजें भी हो सकती है। तो इस ए प्रकार के पदार्थ की सांद्रता कितनी है, इस बात पर भी ये निर्भर करेगा। जैसे आप लैब में देखोगे लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल जब हम बनाएंगे, और लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड या डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट की जो सांद्रता है वो अगर हम कम रखेंगे तो हमें उतना वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पाता है जितना वोल्टेज हमें आवश्यक है, और जैसे उसकी सांद्रता में हम वृद्धि करते हैं तो हमें प्रॉपर वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो के है वो इन बातों पर निर्भर करता है। कोई भी जो सेल है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, यदि हम उसको स्मॉल आर से व्यक्त करें तो इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव में कमी आती है, जिसे हम विभव पतन कहते हैं, वो होता है I इंटू आर। देखिए, जब भी कोई प्रतिरोध, किसी भी तरह का प्रतिरोध किसी परिपथ में जुड़ा हुआ है तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर में, यानी कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर विभवांतर में कमी आती है। ये जो कमी आती है इसको अपन कहते हैं विभव पतन। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाने पर उसमें जो प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोधक की लंबाई बढ़ाने में प्रतिरोध का जो मान है वो कैसे चेंज होता है, क्यों लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। वो आपके सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में ही जुड़े हुए एक टॉपिक R इज प्रोपोर्शनल टू L पर है। हमें हर कोई बताता है R इज प्रोपोर्शनल टू L है, हर कोई बताएगा कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन क्यों बढ़ता है उसका एग्जैक्ट कारण आप कई जगह देखोगे, कई लोग हमें बताएंगे कि भाई आर इज प्रोपोर्शनल टू एल है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसको ज्यादा मुसीबत आएगी, उसको ज्यादा अवरोध क्यों उत्पन्न होगा, उसका रीजन क्या है, पर्टिकुलर क्या रीजन है, वो भी जानना जरूरी है। तो वो आप उस वीडियो से आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैंने कल एक और वीडियो डाला था, विद्युत धारा को हम आई से क्यों डिनोट करते हैं, ये भी हमारे पास में एक तरीके से एक नई चीज है सीखने के लिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो वहां से आप सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम टर्मिनल वोल्टता की तरफ। तीसरा जो भाग है हमारा वो है टर्मिनल वोल्टता। ये जो हम पढ़ रहे हैं विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और कैसे जुड़े हुए हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, आपने सेल को क्या किया, परिपथ में जोड़ दिया। ठीक है, सेल को परिपथ में जोड़ दिया तो सेल से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो जब भी सेल को परिपथ में जोड़ा जाता है तो सेल बाह्य परिपथ में कहलाता है। सेल क्या कहलाता है? बाह्य परिपथ में या बंद परिपथ में, यानी हम कहेंगे सेल से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो जब भी सेल से विद्युत धारा का परिपथ बाह्य में प्रवाह हो तो सेल के जो दोनों सिरे हैं उनके मध्य का जो होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल। के दोनों सिरों को हम टर्मिनल कहते हैं। और टर्मिनल कब कहते हैं? सेल के दोनों सिरों को आप टर्मिनल तब कहोगे जब उनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो। जब तक उनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है सेल के इन सिरों को हम टर्मिनल नहीं, इन सिरों को हम ओनली इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। देखो, ये भी एक खास बात है, हम हर समय कहते हैं सेल के टर्मिनल, लेकिन टर्मिनल ये कब बनते हैं? ये टर्मिनल जो है ये तब बनते हैं, टर्मिनल का मतलब होता है जो टर्म यानी संबंध स्थापित करे। तो जब तक इसका किसी से संबंध ही स्थापित नहीं होता है टर्मिनल कैसे हुआ? सेल की आंतरिक क्रिया का संबंध बाह्य परिपथ से करने के लिए जिन सिरों को जोड़ा जाता है उन्हें हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल है इन दोनों के मध्य का जो विभवांतर है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर, और जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेल से सिरों के मध्य का विभवांतर, क्या ये अलग अलग होता है? क्योंकि नाम तो हमने अलग अलग दिया है। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो तो उसको हमने कहा है विद्युत वाहक बल, और जब विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसको नाम दिया हमने टर्मिनल वोल्टता। अब मुझे ये बताओ, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपके पास में। आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप घर से स्कूल के लिए आ रहे हो, ठीक है ना। दो स्थितियां हैं, सोमवार को आप स्कूल नहीं आए हो और मंगलवार को आप स्कूल आए हो। मुझे ये बताओ कि आपके मार्ग में अवरोध कब उत्पन्न होगा? जब सोमवार को आप स्कूल नहीं आए हो तब, या मंगलवार को? सोमवार को आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। कैसे होगा रामाकृष्ण बेटा? सोमवार को आप स्कूल नहीं आए हो,
जब आप स्कूल ही नहीं गए, जब आप चले ही नहीं, तो आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मार्ग तो आपने तय ही नहीं किया, तो उस अवरोध का फर्क क्या पड़ा? वो अवरोध हमारे किसी भी काम का नहीं है। हो भी रहा हो, मान लो रास्ते में भूकंप ही आ गया हो, आने दो, हमें क्या दिक्कत है, हम तो गए ही नहीं। उस भूकंप का फर्क हमें कब पड़ेगा? रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए, उसका फर्क हमें कब पड़ेगा? जब हम उस रास्ते को तय करेंगे। तो चलेंगे। ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही सेल जो होता है ना, इसमें जो आयनों की वजह से आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जब आयन गति करेंगे तो ये आंतरिक प्रतिरोध जो है ना, ये प्रभावी होगा। जब आयन गति ही नहीं करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध प्रभावी होगा क्या? नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसका मान है 10 वोल्ट। ठीक है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य का जो विभवांतर है वो है 10 वोल्ट। अब जैसे ही मैंने इससे विद्युत धारा प्रवाहित कराना शुरू कर दिया, यानी इसको बाह्य परिपथ में हमने जोड़ दिया, एक बल्ब से जोड़ दिया मान लीजिए अपन ने इसको, तो क्या होगा? जो सेल के आयन है वो गति करना शुरू करेंगे। जैसे सेल के आयन गति करना शुरू करेंगे तो सेल के दोनों सिरों के मध्य एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, जिसको अपन आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। भाई आयन गति करेंगे तभी तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो अब ये जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, जैसे तार में हम प्रतिरोध को इस साइन से शो करते हैं, ये साइन से शो करने का मतलब ऐसा नहीं होता तार दिखने में। इस साइन से शो करने का मतलब है कि तार में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पर भी तो ये एक तरीके से द्रव रूपी तार से जुड़े हुए हैं, उसके मार्ग में भी तो अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये अवरोध जो उत्पन्न होगा इसके सिरों पर, इसमें भी कुछ ना कुछ विभव में कमी आएगी। मान लीजिए 2 वोल्ट की कमी आ जाती है, तो टोटल 10 वोल्ट था और इस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से 2 वोल्ट की कमी आ गई। जब ये आंतरिक प्रतिरोध नहीं था, जब आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं थी, तो आप 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाते थे। लेकिन जैसे ही आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई, आपके स्कूल जाने का जो समय है वो बढ़ गया, यानी कि आपकी स्पीड कम हो गई। तो ऐसे ही विभव में क्या आ जाती है, इस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से कमी आ जाती है। तो 10 वोल्ट जब नहीं विद्युत धारा बह रही थी, जब सेल खुले परिपथ में था, तब इसके सिरों के मध्य का विभवांतर है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध की वजह से इसमें 2 वोल्ट की कमी आ गई। तो कितना रह गया? 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट बराबर क्या हो गया? 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट। अब ये जो 8 वोल्ट है इसको हम कहेंगे टर्मिनल वोल्ट था, क्योंकि धारा बहने के बाद में सिरों के मध्य का विभवांतर 8 वोल्ट ही रह गया। और ये जो 10 वोल्ट है इसको हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। यानी जब विद्युत धारा नहीं बह रही थी तब विभवांतर विद्युत वाहक बल, जब विद्युत धारा बह रही थी तब विभवांतर सेल के टर्मिनल के मध्य, इसको हम कहेंगे टर्मिनल वोल्ट था। तो एक तौर पता चल गई हमें यहाँ पर कि जब सेल को हम यूज में लेते हैं, बैटरी को हम यूज में लेते हैं, तो टर्मिनल वोल्टता का मान, ध्यान से सुनना मेरी बात को, टर्मिनल वोल्टता V का मान E से कम होता है। टर्मिनल वोल्टता V का मान E से कम होता है जब हम सेल को यूज में ले रहे हैं, सेल से हम विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं किसी परिपथ में उस समय। अब इसको हम समझेंगे भी। अब देखो आपने ये बात यहाँ पर देखी कि सेल से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आयन प्रवाहित हो रहे हैं, तो सेल में भी एक प्रतिरोध काम कर रहा है, और इसीलिए इस प्रतिरोध को हम सेल के साथ श्रेणी क्रम में इस तरीके से बनाते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये बॉक्स में जो मैंने बंद किया, ये सेल ही है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो भी ये सेल ही है, और इस तरीके से बनाओगे तो भी सेल ही है। बस ये बाहर हमने जो बनाया है, इसका मतलब क्या है, ये प्रतिरोध तो सेल के अंदर है, ये प्रतिरोध तो कहां पर है, प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच में है, लेकिन बनाया हमने इसको कहां पर है, साइड में। तो ये एक तरीके से इसका प्रतीक है, ये केवल प्रतीक है, ऐसा कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं है, ये सेल के अंदर ही है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसे दर्शाने के लिए हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ दिखाते हैं माइनस सिरे की तरफ। तो ये जो प्रतिरोध बना हुआ है यहाँ चित्र में आप देखोगे, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। अब देखो सेल को मैंने क्या जोड़ दिया, एक बल्ब से जोड़ दिया मान लीजिए, तो बल्ब जो है उसका प्रतिरोध मान लो R है, ठीक है। अब सेल से जब हमने बल्ब को जोड़ दिया तो बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, और आंतरिक प्रतिरोध अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा तो उसको हम यहाँ बना देते हैं। ये हो गया बल्ब जिसका प्रतिरोध R है, ये आंतरिक प्रतिरोध ये सेल के अंदर है, ठीक है। अब सेल के ये जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला, दो टर्मिनल कौन से हो गए, एक टर्मिनल तो हो गया ये और दूसरा हो गया ये। अब आप सोच रहे होंगे सेल के दो टर्मिनल मैंने ये A और B क्यों लिए, यहाँ पर मुझे तो ये एक मान लीजिए बीच में C टर्मिनल ये भी लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। सेल के दो टर्मिनल यानी सेल के दो इलेक्ट्रोड तो A और C होने चाहिए, पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो प्रतिरोध हमने बनाया है C और B के बीच में,
ये सेल के बाहर दिखाने के लिए बनाया है, लेकिन एक्चुअल में सेल के अंदर है। इसलिए हम क्या कहेंगे, सेल के दो टर्मिनल कौन कौन से हैं, ए और बी है। तो सेल के दो टर्मिनल ए और बी के मध्य का जो विभवांतर है, ये ए और बी के मध्य का जो विभवांतर है, इसको हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टा। इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टा। अब इसका मान कितना होगा, तो सेल का विद्युत वाहक बल मान लीजिए E है, ठीक है, और ये है इसमें प्रतिरोध जिसके सिरों पर विभव पतन IR। किसी भी प्रतिरोध से यदि I धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होता है V बराबर IR। तो विभव पतन का जो मान है वो हम V बराबर IR वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य वोल्टता निकालनी हो या इस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो, तो हम कहेंगे भाई सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, सेल का विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल E बराबर, एक तो वो वोल्टता जो प्रतिरोध की वजह से कम हो गई IR, प्लस वो वोल्टता जो हमें मिल रही है। भाई सेल में मान लो 20 वोल्ट का सेल था, जिसमें से 16 वोल्ट ही आपको मिल रहा है, मतलब 4 वोल्ट कहां हो गया, आंतरिक प्रतिरोध पर कम हो गया, आंतरिक प्रतिरोध की वजह से कम हो गया। तो अगर मुझे कुल वोल्टता निकालनी तो मैं क्या करूंगा कि जितनी वोल्टता हमें मिल रही है वो प्लस जितनी वोल्टता का हमें प्रतिरोध की वजह से नुकसान हुआ है, तो कुल वोल्टता यानी कुल विद्युत वाहक बल E बराबर होगा V प्लस IR। अब अगर इस IR को मैं इधर लेके चला जाऊं तो हमारे पास में हो जाएगा E माइनस IR बराबर V। ये जो V है इसको अपन कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। यहाँ पर V टर्मिनल वोल्टता है, E विद्युत वाहक बल है और R आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये जो सूत्र मैंने लिखा है V बराबर E माइनस IR, ये होता है टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध। ये कब काम में आएगा, V बराबर E माइनस IR, ये हम वापस से बोलो, सर क्या बोल रहे हो आवाज बेटा, कट रही है, आवाज सर कट रही है, आवाज बाकी के कट भी कट रही रही है, बाकी सर के भी कट मेरे रही है नहीं क्या कट बेटा, रही सर, नहीं कट रही, इसके कट रही है, मेरे तो नहीं कट रही। सही है बेटा बेटा ऊंचाई वाली जगह पे बैठो तुम, मैं जहाँ बैठा हूँ उससे अच्छा नेटवर्क मेरे पास में कहीं और नहीं है। अब तो मैं कोई टावर पे चढ़ के बैठूंगा तभी अच्छा नेटवर्क आ पाएगा, और ऐसा मैं करूंगा नहीं, है ना। खैर कोई ठीक है बात नहीं, सर। अभी आ जाएगी, कभी कभी नेटवर्क है ना डिसमिस होता है, तो अभी आ जाएगी आवाज, चिंता मत करो, ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ पर आ रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा था उसी पर मैं चलता हूँ वापस से। तो हमने कहा कि टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध क्या हो गया, V बराबर E माइनस IR। लेकिन ये संबंध तब होता है जब सेल से विद्युत धारा हम किसी युक्ति में, किसी उपकरण में प्रवाहित कर रहे हैं, यानी सेल को आप यूज में ले रहे हो। अब मान लो सेल की जगह आपने बैटरी काम में ली, सीसा संचायक सेल लिया, वो उससे विद्युत धारा आपने काम में ले ली, डिस्चार्ज हो गया, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब आप सेल को क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। तो जब सेल को चार्ज कर रहे हो तो आप सेल से धारा ले नहीं रहे हो, सेल को धारा दे रहे हो। और जब सेल को धारा दोगे तो ऐसी स्थिति में टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस IR। V बराबर E प्लस IR, ये हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मान है और ये जो पूरा का पूरा मान है, इन दोनों में छोटा सा अंतर है, देखो, एक माइनस और एक प्लस का। ये कब होगा, V बराबर E माइनस IR, जब सेल से हम विद्युत धारा उपयोग में लेंगे, यानी निरावेशन में, और डिस्चार्जिंग में, यानी सेल को यूज में लेते समय, सामान्य भाषा में कहें। और V बराबर E प्लस IR, ये कब होगा, जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, वापस से आवेशित कर रहे हैं उपयोग में लेने के लिए, ठीक है। अब मैं मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कह देता हूं, टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा फिर से हम देख लेते हैं एक बार, या समीकरण को हम वापस से देख लेते हैं। V बराबर हमारे पास में आया है E माइनस IR, ठीक है। ये V क्या है, ये जो सिरा है और ये जो सिरा है, जिसको A और B मैं कह रहा हूं, इन दोनों के मध्य का विभवांतर आया हमारे पास, सेल के दो सिरों के मध्य का विभवांतर आया, भी ध्यान से समझ रहे हैं ना। अब अगर मान लो सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो यानी I का मान 0 हो जाए, तो I का मान 0 हो गया तो इस पद का मान 0 हो जाएगा, यानी V बराबर आ जाएगा E। यानी जब सेल से विद्युत धारा नहीं बह रही होती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य की वोल्टता, जिसे हम टर्मिनल वोल्टता भी कहते हैं, वो विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो सेल से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तब सेल के सिरों का विभवांतर अलग होगा, और जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो सेल के सिरों का विभवांतर अलग होगा, ठीक है। अब इस चित्र को अपन ध्यान से देखें तो मैं यहां पर वापस से बना देता हूं। सेल है,
ये नया चित्र जो आप देखेंगे इसमें मैंने प्रतीकात्मक रूप से वो आंतरिक प्रतिरोध को नहीं बनाया, नहीं भी बनाएंगे पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंतरिक प्रतिरोध बना हुआ नहीं है तो सही, पर उसको हमने बनाया नहीं है, ठीक है ना, बनाया नहीं है इसका मतलब ये मत मानना कि वो नहीं है तो सही, इसके अंदर है। अब अगर आप देखोगे तो ए और बी सिरे के बीच में एक तो सेल जुड़ा हुआ है और इसी ए और बी सिरे के बीच में ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी कि ये प्रतिरोध और सेल दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में वोल्टता का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी सेल की वोल्टता, सेल के दोनों सिरों के मध्य वोल्टता अगर V है तो प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य भी वोल्टता V ही होगी। इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य भी वोल्टता क्या होगी, V होगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का मान धारा इंटू प्रतिरोध के बराबर होता है ओम के नियम से, यानी V बराबर होगा IR। अब ये जो V का मान है ये इस समीकरण में रख दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, I इंटू आर बराबर E माइनस आई आर, यहां से इस आई आर को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आ जाएगा यहां से आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ये जो माइनस का आई आर था प्लस हो गया, बराबर E, दोनों में से आई कॉमन आ रहा है, आई कॉमन ले लिया, आर प्लस स्मॉल आर बराबर E, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो गया, E अपॉन आर प्लस प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है, जैसे मान लो प्रश्न आ गया एक कार से एक कार की बैटरी से कार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, कार का बाह्य प्रतिरोध इतना है, आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कार की बैटरी से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, मान लीजिए पूछ लिया अधिकतम धारा, तो किसी भी बैटरी से धारा का मान अधिकतम एक स्थिति में हो सकता है जब उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए, यानी स्मॉल आर का मान 0 हो जाए, जो कि संभव नहीं या नगण्य हो जाए। तो अगर ये न्यूनतम हो गया यानी 0 हो गया तो क्या होगा, हम कहेंगे आई बराबर हो जाएगा आई मैक्सिमम बराबर E अपॉन आर। यानी सेल से प्रवाहित जब भी आपसे अधिकतम धारा पूछे तो आप क्या करोगे, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको शून्य मान लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी आदर्श सेल के लिए, किसी भी आदर्श सेल के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका मान शून्य होता है। किसी भी आदर्श सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, शून्य होता है। अब ये तो बात हुई, हमने धारा निकाल ली। अब अगर आपको कोई कहे कि आंतरिक प्रतिरोध निकालो इसी सूत्र से, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास में सूत्र आया था आई बराबर आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर बराबर E आया था हमारे पास में, ठीक है। अगर हमें आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखना समझना। यहां से हमने एक सूत्र लिखा था V बराबर E माइनस आई आर। ये जो आई आर है इसे दूसरी इस तरफ ले जाओ और जो V है उसे इस तरफ ले आओ। आई आर को लेफ्ट में ले जाओ और V को राइट में ले जाओ, तो क्या बनेगा, देखो आई आर राइट में था जो माइनस में था, लेफ्ट में आते ही प्लस हो जाएगा। E अपनी जगह है और V जो प्लस का था वो राइट में आते ही माइनस हो जाएगा। आई आर जो राइट में था वो लेफ्ट में आते प्लस हो गया और V जो लेफ्ट में था प्लस का वो दूसरी तरफ जाते माइनस हो गया। अब यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूं तो R बराबर हो जाएगा E माइनस V अपॉन आई। अभी अभी हमने देखा V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ये जो मान है I का वो इस समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रख देते हैं हम। तो इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में आ जाएगा स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन आर, ठीक है। ये हमारे पास में सूत्र आ गया। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो V अपॉन आर है, ऊपर जाकर के उल्टा हो जाएगा। अभी है R बराबर E माइनस V और नीचे था V अपॉन आर, ऊपर जाकर के उल्टा हो गया, ऊपर जाकर के हो गया R अपॉन V, जिसको अपन लिख सकते हैं R बराबर E माइनस V अपॉन V इंटू आर, एक इंटू कैपिटल आर। एक समीकरण तो ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का। दूसरा समीकरण इसको आप लिख सकते हो E अपॉन V माइनस V अपॉन V, सेपरेट कर सकते हैं हम इसको इस तरीके से, V से V कट जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल r बराबर E अपॉन V माइनस 1, V अपॉन V बराबर 1 होगा इंटू आर। तो इस तरीके से आप आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हो। हमने धारा का मान
ज्ञात करने का सूत्र देखा, हमने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र देखा, हमने टर्मिनल वोल्टता कैसे ज्ञात करते हैं उसका सूत्र देखा, हमने टर्मिनल वोल्टता, विद्युत